अमेलिया एयरहार्ट एक अमेरिकन लेडी एविएटर थी। उन्होंने कई सारे फ्लाइंग रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। इतना ही नहीं, वो विश्व की पहली औरत थी जिसने हवाई से लेकर यूएस का मेनलैंड तक का सफर अकेले तय किया था, वो भी एरोप्लेन में। मगर अचानक एक दिन जुलाई 2 1937 में जब वो अपने फ्रेंड नूनैन के साथ हॉलैंड आइलैंड पर अपने प्लेन को रिफ्यूल करने के लिए जाती है तो बीच समंदर में गायब हो जाती है। मैं गायब शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने यूएस कोस्ट गार्ड से रेडियो कांटेक्ट खो दिया था और रेडार में भी उनका प्लेन का कोई निशान नहीं था। उस समय यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एयरहार्ट की खोजी के लिए 2 हफ्ते एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स को लगाया था, मगर वो कभी भी नहीं मिली। तो जुलाई 1937 में एयरहार्ट और नूनैन को समुद्र में लॉस्ट करार दिया गया। रिसेंटली पापुआ न्यू गिनिया में उनका प्लेन डिस्कवर किया गया है, मगर उनका बॉडी जो है अब तक नहीं मिला है, या फिर नूनैन का बॉडी भी अब तक नहीं मिला है। तो आखिर उनका बॉडी है कहाँ और वो कैसे गायब हो गई? ये यूएस के हिस्ट्री में अब तक बहुत ही हैरान करने वाला मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस है। आपने जो साउंड अभी सुना वो एक रशियन रेडियो स्टेशन का ब्रॉडकास्ट है। इसे लोग MDZSV या फिर UBB76 के नाम से जानते हैं। ये 1982 से लगातार ब्रॉडकास्ट हो रहा है, मगर किसी को कुछ नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है या फिर कौन कर रहा है। रशियन स्वैम्पलैंड के बीच में एक अबैंडन बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे रेडियो टावर्स लगे हुए हैं। इस रेडियो स्टेशन जिसका फ्रीक्वेंसी 4625 किलोहर्ट्ज है, वो कंटिन्यूअसली पिछले 3 या फिर 4 दशकों से लगातार 24/7 एक डल और मोनोटोनिक बजिंग साउंड ब्रॉडकास्ट कर रहा है। और हाँ, अमेजिंगली कभी कभी इस रेडियो स्टेशन पर बहुत ही अमेजिंग साउंड सुनने को भी मिलता है, या फिर बहुत ही क्रीपी साउंड सुनने को भी मिलता है, जैसे कि कोई शिप का हॉर्न बजने का जैसा आवाज, या फिर कई बार कोई इंसान कोई कोड कर रहा होता है। तो भाई, जहाँ कॉन्फ्यूजन वहाँ कॉन्स्पिरेसी तो होता ही है। तो कई लोग इस रेडियो स्टेशन को डेड हैंड ऑपरेटिव स्टेशन भी मानते हैं। ये उस वक्त हेल्पफुल होता है जब कोई न्यूक्लियर रेडिएशन या फिर न्यूक्लियर हैजार्ड को सेंस करना होता है, मगर अभी ये टेक्नोलॉजी सबमरीन्स, प्लेन्स और कई सारे नेवी शिप्स में की जाती है। इसका मैसेजेस इनक्रिप्टेड ना होने के चलते आप इस स्टेशन को पब्लिकली एक्सेस कर सकते हो और इसका मैसेजेस भी सुन सकते हो। तो क्या मतलब हो सकता है उन रेयरली अपीयरिंग कोड्स का? क्या वो कोई स्पेशल मैसेज देना चाहती है या फिर ये कोई बहुत ही डीप क्रीपी मिस्ट्री है? आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर कीजिएगा। ये इंसिडेंट यूएफओ साइटिंग से रिलेटेड है। 1986 नवंबर 17 को एक जापानीज बोइंग 747 अलास्का के ऊपर क्रूज कर रहा होता है। वो जापानीज एयरलाइंस फ्लाइट 1628 था। वो एक कार्गो फ्लाइट है जो पेरिस और टोक्यो नारिता के बीच में ट्रैवल कर रहा है। उसमें 3 क्रू मेंबर्स थे, कैप्टन केंजू, को पायलट ताकानारी और इंजीनियर योशियो। कैप्टन केंजू एक बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस पायलट है क्योंकि उनके पास 10,000 वर्क आवर्स का एक्सपीरियंस है। तो इस मिस्टीरियस इंसिडेंट का कहानी इस तरह से शुरू होता है। 5 बजे FL 350 की ओर जाते हुए कैप्टन केंजू 2 एयरक्राफ्ट को नोटिस करते हैं जो उनसे तकरीबन 2000 फीट नीचे क्रूज कर रहा होता है। पहली बार देखने से तो वो कोई मिलिट्री प्लेन जैसे दिखता है। 5:18 पर वो 2 एयरक्राफ्ट बोइंग के 5000 फीट आगे आ जाते हैं, मगर उनको देख के कैप्टन केंजू ये नोटिस करते हैं कि वो 2 एयरक्राफ्ट अपने आप को डार्कनेस में कवर करते हुए जा रहे हैं। उन एयरक्राफ्ट को देखकर कैप्टन केंजू को ऐसा लगा कि वो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि वो अपने सराउंडिंग में उस हीट को फील कर पा रहे थे। सो जब उन क्रू मेंबर्स को वो एयरक्राफ्ट सस्पिशियस लगने लगा तो उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट किया, मगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उनको ये रिप्लाई दिया कि उनके बोइंग के आगे कोई भी चीज नहीं है। और फिर कुछ ही मिनटों में आगे से वो एयरक्राफ्ट गायब हो जाते हैं। यूएस के एयरफोर्स बेस में कांटेक्ट करने पर उनको ये पता चलता है कि कोई एयरक्राफ्ट जैसा चीज कैप्टन केंजू को फॉलो कर रहा है। कुछ ही मिनटों के बाद वो रेडार से भी गायब हो जाता है। इस पूरे घटने में लगभग 50 मिनट तक वो स्ट्रेंज सा एयरक्राफ्ट उस बोइंग 747 को फॉलो करता है। हालांकि इस पूरे इंसिडेंट में कोई भी क्रू मेंबर्स को किसी तरह की हानि नहीं पहुंचती है और जितने भी क्रू मेंबर्स है वो सेफली लैंड हो जाते हैं, मगर ये बहुत ही स्ट्रेंज और मिस्टीरियस घटना था। सो गाइस, अब क्वेश्चन ये है कि वो चीज था क्या? कोई यूएफओ, कोई सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट या फिर कोई हॉन्टेड प्लेन? ये घटना 1986 से न्यूज़पेपर्स में काफी पॉपुलर था और ये अब तक एक मिस्ट्री है कि वो 2 चीज आखिर थे क्या। बुचेजी माउंटेन्स रोमानिया का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। लोग यहाँ की सुंदर और मनमोहक दृश्य का आनंद लेने के लिए जाते हैं, मगर ये जगह केवल अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ ये जगह काफी सारी एलियन ऑक्युपायर और फेमस इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज के लिए भी उतना ही फेमस है। यहाँ पर कई सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को रिपोर्ट किया गया है।
जो इनिशियली 2009 से शुरू हुई थी। मिस्ट्री से रिलेटेड जगहों में यहाँ का बुचेजी, स्पिंक्स और द बबेल काफी फेमस है। रिसेंटली डिस्कवर किए गए अंडरग्राउंड टनल इस जगह को और मिस्टीरियस बनाती है। ये टनल नेटवर्क माउंटेन से लिंक्ड है। कई सारे थ्योरिस्ट तो ये भी मानते हैं कि उन टनल्स में काफी बड़ी रूम्स हैं और मॉडर्न वर्ल्ड ह्यूमन से कई बड़े जायंट्स के रहने लायक का टेबल, चेयर आदि चीजें हैं जो स्टोन से बने हुए हैं। इसमें एक और इंटरेस्टिंग थिंग गोल्डन ट्रायंगल है, मगर इन सभी चीजों पर कोई भी रीजनेबल या फिर लॉजिकल एविडेंस नहीं होने के चलते ये सब केवल एक अफवाह या फिर मिथ है। तो क्या ये टनल वर्ल्ड के मेजर डेस्टिनेशन जैसे कि एंटार्क्टिका को लिंक करता है या फिर कोई नई अमेजिंग टेक्नोलॉजी को कंसील करता है, छुपाता है? एंड सभी की तरह ये भी एक मिस्ट्री है। यूरल माउंटेन्स मिस्ट्रीज का भंडार है। मैं ये बात यूं ही नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि पहले सीजर आइडल, फिर डैटलोव इंसिडेंट और अब ये रशियन नैनो स्पाइरल्स बार बार लगातार यूरल माउंटेन्स की इनएक्सप्लिकेबल मिस्ट्रीज को दर्शाता है। 1991 में जब रशियन जियोलॉजिस्ट यूरल माउंटेन्स में गोल्ड डिपोजिट्स को लोकेट कर रहे थे तो उनको वहाँ कई सारे मिस्टीरियस मशीन्स के पार्ट्स मिले थे। जब लैब में उन पर रिसर्च किया गया तो उन्हें ये पता चला कि वो जिस पत्थर के बीच में दबे हुए थे वो पत्थर लगभग 1 लाख वर्ष पुराना था। अब ये क्या है? एक स्नोई क्रीपी जंगल में अचानक एक आउट ऑफ द प्लेस आर्टिफैक्ट मिल जाता है जिसका उस प्लेस से कोई भी ताल्लुक नहीं होता है। इस आर्टिफैक्ट को कॉमनली ऊप आर्ट भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, जब उन पार्ट्स पर फर्दर रिसर्च किया गया तो उनका शेप नैनो स्पिरल्स की तरह दिख रहा था। इससे भी चौंकाने वाला बात तो ये है कि वो नैनो स्पिरल्स लगभग 3 लाख वर्ष पुराने थे। अब 3 लाख वर्ष पहले ऐसा नैनो पार्टिकल, वो भी इतना प्रिसीजन के साथ कैसे बनाया गया? उन पीसेस का साइज 1 इंच के 1000वें भाग के जितना था। तो आप सोच सकते हैं कि उसमें जितना भी ग्रुप था वो कितना माइक्रोस्कोपिक था। तो उस जमाने में ऐसे टेक्नोलॉजी कैसे एग्जिस्ट करता होगा? अब तो सच में ही मेरा दिमाग खराब हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।